हेलो ब्रिलियंट्स। अभी आप लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑफ साइंस ऑफ 7th क्लास। इसके अंदर हम एक बड़ा पार्ट चैप्टर का कर चुके हैं। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 2 या 3 पेज का तो होगा। टोटल पेजेस भी ज़्यादा है इसके अंदर। और उसमें आपने किया था न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन यहाँ पर। फिर आपने देखा था कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों पर डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रोप्स और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, हेटरोट्रोप्स की डेफिनेशन। तो हम लोग क्या खाना बना सकते हैं? हमारी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, हम खाना क्यों नहीं बना सकते? ये पहले का क्वेश्चन है। इस तरीके से हमने समझा था। फोटोसिंथेसिस को समझा था। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? हमने सेल के अलग अलग पार्ट्स को समझा था। सेल की बाहर की न्यूक्लियस क्या है, सेल मेम्ब्रेन सॉरी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसके बारे में समझा था। और अब इसी तरीके से स्टोमेटा, स्टार्च क्या है। अगर कोई पत्ते हरे रंग के नहीं होते तो क्या फिर भी वो खाना बना सकते हैं? वो हमने पिछले पार्ट में किया था। और अब हम करने जा रहे हैं ये हिस्सा, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपने देखा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पहले जो प्लांट्स है वो कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं। तो अब जो बाकी कंपोनेंट है, जैसे कि फैट, जैसे कि प्रोटीन, है ना, वो इसके अंदर दे रखा है कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे जो कंपोनेंट ऑफ जो फूड है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, जिससे हमारी बॉडी बनती है, वो है प्रोटीन और फिर फैट, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि घुटनों के जोड़ों के लिए और जो हड्डियों के जोड़ों के लिए ज़रूरी होता है। और अगर ज़्यादा मात्रा में खा ले तो ओबेसिटी हो जाती है, मोटा हो जाता है आदमी। और जो खाना है उसका टेस्ट भी बढ़ाता है ये फैट। कि घी डाल दे उसके अंदर, तेल से बना हुआ होगा, तो कुकिंग के लिए तो ज़रूरी है ना ये, लेकिन ज़्यादा मात्रा में भी ठीक नहीं है। तो ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड है फैट, ये कैसे बनाता है प्लांट, वो हम देखेंगे। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने देखा था कि जो प्लांट्स है वो कैसे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो खाना कैसे बनाते हैं। टेल द कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट कौन कौन से हैं जिससे मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है? द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये इसका आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ये बना हुआ है C6H12O6। तो इसमें कितनी चीज़ें आ गई? C आ गया, H आ गया, O आ गया। तो C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन।
द कार्बोहाइड्रेट्स किसी चीज से मिलकर बना है, फिर आपका ये कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है आपका। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज other components of food, but proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? तो इनका इस्तेमाल, कार्बन वगैरह के इस्तेमाल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इस्तेमाल दूसरे कंपोनेंट बनाने में किया जाता है, लेकिन प्रोटीन जो है वो खाना बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? हमें नहीं, पौधों को जरूरत पड़ती है प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन गैस की। अभी नाइट्रोजन गैस जैसे वो ऑक्सीजन लेता है या CO2 लेता है फोटोसिंथेसिस, और जो ऑक्सीजन है वो लेता है रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए, अपने जो इसमें एक्टिविटी होती रहती है प्लांट के अंदर, उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए O2 को लेता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 को लेता है। और प्रोटीन बनाने के लिए अब जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे लेगा? अब डायरेक्टली O2 और CO2 की तरीके से तो नहीं ले सकता एनवायरनमेंट से, इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती। अब ये नाइट्रोजन जाती कैसे है प्लांट के अंदर ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके, तो वो देखते हैं अब आगे। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. अब आपको इस बात का पता है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन, एयर के अंदर नाइट्रोजन बहुतायत मात्रा में प्रेजेंट होती है गैसियस फॉर्म के अंदर, और ये 75% अबाउट है, मतलब पूरी एयर का 75%, इतनी ज़्यादा मात्रा में। जबकि जो प्लांट्स है इसको इसी फॉर्म में ये नहीं ले सकते। तो अब ये नाइट्रोजन जाएगी कैसे ताकि प्लांट प्रोटीन बना सके? तो सोइल के अंदर एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस गैसियस फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं एक सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर, यूजेबल फॉर्म के अंदर, और उसको वो सोइल में रिलीज कर देते हैं। बताइए उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एग्जैक्टली, राइजोबियम बैक्टीरिया। और भी प्रोसेस है जिससे कि ये नाइट्रोजन फिक्स होती है और ये नाइट्रोजन जो है जाती है सोइल के अंदर, वो भी हम देखेंगे। द soluble forms are absorbed by the plants along with the water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. तो जो ये बैक्टीरिया ने सोल्यूबल फॉर्म बना दी और उसे छोड़ दिया सोइल के अंदर, अब इस सोइल का इस्तेमाल करता है प्लांट अपने लिए पानी और मिनरल ऐड करने के लिए, तो उसी ही के अंदर ये इस सोल्यूबल फॉर्म को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो इस तरीके से इसको नाइट्रोजन मिल गई और फिर ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर देता है। जैसे कि चने होते हैं, चने के अंदर लगभग 100 जो ग्राम होता है, 100 ग्राम के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन होता है। और जो हम आटा रोटी खाते हैं, आटे से बनी रोटी वीट की, उसके अंदर भी क्या है, लगभग 100 ग्राम में 15 ग्राम प्रोटीन होता है। सोयाबीन होती है, सोयाबीन की बड़ी होती है, उसमें 100 ग्राम के अंदर, जो कि सोयाबीन दाल से बनती है, 100 ग्राम में लगभग 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है बहुतायत मात्रा में। तो ये सारा जो प्रोटीन है ये कैसे आया? ये इसी प्रोसेस से आया। और कुछ और है कि नाइट्रोजन इसको जो मिलते हैं, नाइट्रोजन प्लांट को कैसे मिलता है उसके द्वारा। और ये प्लांट
नाइट्रोजन बना पाते हैं, नाइट्रोजन से बना हुआ प्रोटीन बना पाते हैं, वो इन्हीं के माध्यम से बना पाते हैं। अब जो आप देखते हो कि आप मन में कहते हो कई बार कि आजकल तो क्या चीज़ है जो देखो वो केमिकल से बनी हुई है। तो ये केमिकल जब राइट अमाउंट में मिलता है तो तभी तो प्लांट अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि जो किसान है कुछ फर्टिलाइजर्स डालते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होता है उस सोइल के अंदर, और इस प्रकार से वो पौधों की इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं और फिर वो नाइट्रोजन को गेट कर लेते हैं। राइट, दो तरीके हो गए, एक राइजोबियम बैक्टीरिया और एक जो किसानों ने जो नाइट्रोजन डाली है वो उससे, और पौधों ने नाइट्रोजन एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी गेट कर लिया दूसरे कंपोनेंट के साथ साथ। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट, और फिर वो प्रोटीन और फैट भी सिंथेसाइज कर पाता है हमारे लिए। खुद के लिए तो है ही, लेकिन ज़्यादातर तो वो हमारे लिए कर रहा है ना, हम उसका यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ आपको? एक प्रोसेस और होता है लाइटनिंग। लाइटनिंग से भी ऐसा होता है जब रात को मतलब जब बारिश का मौसम होता है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो वो क्या, तो आकाश के अंदर लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है। तो उससे भी जो एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन होती है वो एक कंपोनेंट बना देती है, उसके कंपाउंड बना देती है नाइट्रोजन के, और वो कंपाउंड बारिश की से रिएक्ट करके आ जाते हैं सोइल के अंदर, और उस नाइट्रोजन कंपाउंड का इस्तेमाल करके वो अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर लेते हैं पौधे। तो ये प्रोसेस और होता है, इसमें नहीं दे रखा। क्लियर हुआ? अब है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये तो था ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर प्लांट एनवायरनमेंट में आसपास की चीज़ों से, आसपास की जो एनवायरनमेंट से ही वो O2, CO2 और फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेता है। लेकिन कुछ प्लांट के अंदर ये जो जैसे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट तो उसने फुलफिल कर ली, राइजोबियम बैक्टीरिया और जो हमने ऊपर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन कुछ प्लांट ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो वो इस नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिल करते हैं वो हम इस पार्ट के अंदर देखेंगे। वो ऐसा कर पाते हैं इंसेक्ट वगैरह को डाइजेस्ट करके। जो कार्टून वगैरह के अंदर या मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं इतने बड़े बड़े प्लांट है जो आदमी तक को निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये जो प्लांट है जो इंसेक्ट वगैरह खा जाते हैं वो होते हैं, ये हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे पिक्चर प्लांट वगैरह, सनड्यू है ना, और एक नाम हो रहा है क्या याद नहीं आ रहा, वीनस फ्लाई ट्रैप, और भी है नाम, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, और इतने नाम काफ़ी है आपको लिखने के लिए। लेकिन जब आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड करते हैं, ओलंपियाड करते हैं या फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर आपको ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा नाम होगी, तो आप गूगल को सर्च करके या अदर बुक से आप गेट कर सकते हैं। There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize their food. How do they survive and from where do they derive nutrition? तो कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, बाकी थोड़ा बहुत तो कर ही पाते हैं वो, इसमें नहीं लिखा हुआ। तो क्लोरोफिल उनमें नहीं होता तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। इस वजह से अपने आप को बनाए रखने के लिए इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में, इस धरती पर, तो वो फिर अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो वो कैसे कर पाते हैं? लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। दे यूज द हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे जो प्लांट्स है ह्यूमंस के जैसे और एनिमल्स के जैसे, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते और डिपेंड करते हैं प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस चीज़ों के ऊपर,
तो उनमें होता है हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओ ये कॉन्सेप्ट तो पैरासाइट का, होस्ट का, और ये कैस्केटा जो प्लांट होता है अमरबेल, उसके लिए है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस भी आएगा ये। ठीक है, चलिए करते हैं। तो वो होता है हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक एट फिगर 1.5. डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री? अब आपको पिक्चर नजर आ रही है जिसके अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी कि एक पौधा है जो कि एक पेड़ की तने और ब्रांचेस से लिपटा हुआ है। नजर आ रहा है? ये क्लियर तो नहीं नजर आ रहा आपको? इसमें जैसे जाला सा बना हुआ है, ये जाला सा है, ये पैरासाइट है। वो हम देखेंगे पैरासाइट क्या होता है। अमरबेल कैस्केटा एक प्लांट है जो कि इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्केटा अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये जो प्लांट है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपने देखा जो पेड़ के चारों तरफ लिपटा हुआ है जाले के जैसे, वो कहलाता है अमरबेल कैस्केटा। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये प्लांट के अंदर बना हुआ रेडीमेड फूड इस्तेमाल करता है और न्यूट्रिशन गेट करता है और सर्वाइव करता है नेचर में। ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, जिसके ऊपर ये चढ़ता है, इस पर रहता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड होस्ट। Since it deprives the host of valuable nutrients, it is called parasite. अब यहाँ पर होस्ट की डेफिनेशन आ गई, पैरासाइट की डेफिनेशन आ गई, क्योंकि ये प्लांट जिसके ऊपर ये चढ़ते हैं, जिसके ऊपर ये रहते हैं, ये प्लांट कहलाते हैं होस्ट। तो जिसमें ये पेड़ नजर आ रहा है ये हो गया होस्ट। और क्योंकि ये इन पेड़ों से जिसके ऊपर ये चढ़ते हैं, जिसके ऊपर ये रहते हैं, जिसकी चारों तरफ लिपटे हुए हैं, यहाँ से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स गेट करते हैं, छीन लेते हैं इनसे, एक तरीके से डिप्राइव, छीन लेना, गेट कर लेना। तो इसलिए कहते हैं ये पैरासाइट, राइट। तो होस्ट वो प्लांट या जीव होते हैं जिसके अंदर या जिसके ऊपर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता है, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाता, उसे नुकसान ही पहुंचाता है, वो कहलाता है, वो जिसके अंदर या जिसके ऊपर रहता है वो होस्ट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन नीचे कीवर्ड में हम आगे देखेंगे, मैंने शायद बना रखे हैं अच्छे से, यहाँ पर है। इट इज द ऑर्गेनिज्म थ्रू विच पैरासाइट गेट इट्स न्यूट्रिशन। ये होस्ट की डेफिनेशन होगी। ये वो ऑर्गेनिज्म होता है जहां से पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन गेट करता है। और पैरासाइट की डेफिनेशन में इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज कॉल्ड पैरासाइट। ये वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि छीन लेता है, डिप्राइव्स वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होस्ट से, तो इसलिए ये कहलाते हैं पैरासाइट। आप सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हैं, ये डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स की बजाय इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स without giving benefit to them. They are called parasite. Example, कैस्केटा। स्पेलिंग ठीक है क्या? देख लेंगे, आप देख लेना।
USCUTT। मैंने डबल टी कर दिया, एक टी आएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम बाद में कीवर्ड सारे अच्छे से देख लेंगे। Are we and the other animals also parasites for the plants? You should think about it and discuss with your teacher. तो पैरासाइट हो सकते हैं हम, अगर उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, बस उनसे फ़ायदा ले ही रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो पैरासाइट उस तरीके से कहा जा सकता है कि हम तो पैरासाइट हैं। लेकिन अगर हम उनको फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं, बस उतना ही ले रहे हैं जितना हमें ज़रूरत है, लेकिन उनको पानी भी दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर हम पैरासाइट नहीं है। तब हम सिम्बायोसिस प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे। सिम्बायोसिस एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे हमने देखा था राइजोबियम बैक्टीरिया, तो राइजोबियम बैक्टीरिया को वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है उन प्लांट्स को नाइट्रोजन। तो सिम्बायोसिस प्रोसेस होता है, जो आपने पहले पढ़ा भी होगा और आप यहाँ पर भी हो सकता है आए। ठीक है, तो समझा आपने इसको अच्छे से। अब पहली कुछ कह रही है, उसको सुनो। पहली wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite. Yes, they are also parasite. पहली पूछना चाहती है कि जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर, बेड बग्स होते हैं, ये भी एक तरह का इंसेक्ट है, जो जुएं होती है, लीचिस होती है जो खून चूसती है, क्या जो ये भी पैरासाइट है? तो हाँ, ये भी पैरासाइट है। ये हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते। जुए हो जाती है तो खून चूसती रहती है, खाज कराती रहती है बालों में, तो नुकसान ही पहुंचा रही है, फ़ायदा तो नहीं कर रही है। अब इसके बाद का टॉपिक अब हम करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इतना इनफ, वीडियो भी ज़्यादा लेंथी हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। कमेंट कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।